So, good morning, students. So, today we will discuss the types of linear regression. The type of linear regressions. First one is the simple linear regression, which is known as SLR, and then we'll see the multivariable linear regression. So, how it works and uh, what are the technicalities and what are the basic concept of the simple linear regression, we will see in this coming lecture. But before that, we will first of all I want to discuss that why regression analysis, why there is a need of regression analysis. So let's see. एज मैंशन अबव रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प्स इन द प्रोडिक्शन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल. पहली चीज़ तो ये है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो प्रोडिक्शन करता है कंटिन्यूस वेरिएबल का. ठीक है स्टूडेंट्स. अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की. तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं. सो देयर आर वेरियस सिनेरियोज इन द रियल वर्ल्ड वेयर वी नीड सम फ्यूचर प्रेडिक्शंस सच एज अ वेदर कंडीशन, सेल्स प्रेडिक्शन, मार्केटिंग ट्रेंड, जो मैंने आप लोगों को अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था. फॉर सच केस वी नीड सम टेक्नोलॉजी विच वी कैन प्रोडिक्शंस मोर एक्यूरेटली. ठीक है. अब क्या होता है कि जब मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं, हम वेदर कंडीशन की, वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं या सेल्स प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो हमें वी नीड सम अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो इन द सपोर्टिव टू इट, सो दैट आवर प्रेडिक्शन विल बी मोर एक्यूरेट. So for such cases, we need regression analysis, which is statistical method and used in machine learning and data science. तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है कि मशीन लर्निंग के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को बोरो किया है फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल मेथड. ठीक है. जो रिग्रेशन है बेसिकली इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. ठीक है. और 11th-12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. स्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है. तो उसके कंसेप्ट को, उसके रिग्रेशन कंसेप्ट को हम लोगों ने इसमें लिया है और वी हैव गिवन इट टू द मशीन लर्निंग. ठीक है. सो इन द कोलैबोरेशन विद द स्टैटिकल मेथड एंड द मशीन लर्निंग वी आर एबल टू कम आउट विद द रिग्रेशन एनालिसिस. और इसी वजह से रिग्रेशन एनालिसिस की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली हो सकते हैं. क्योंकि अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, जिसको हम मॉडल भी कहते हैं हमारा, तो जितना डेटा पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस कम होगा, जितना मिनिमल होगा, उतना ही अच्छा हमारा, उतना ही मोर एक्यूरेटली हमारा जो मॉडल होगा वो वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर पाएगा. फाइन. सो बिलो आर द सम रीजंस. सो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको बता देता हूँ, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. फर्स्ट वन इज रिग्रेशन एस्टिमेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टारगेट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो बेसिकली बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द टारगेट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर अगर मैं कहूँ प्रेडिक्टर्स. ठीक है. तो प्रेडिक्टर्स वेरिएबल्स और टारगेट वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप होगा वो उस चीज़ को बताता है. इसमें कोफिशिएंट भी होता है जिसको हम एम बोलते हैं. मैंने आप लोगों को बताया भी था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है. हम लोगों ने ये इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो ये हमें ध्यान में रखनी है. तो इसके अंदर जो y और x के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो हमें रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर दिखाया जाता है. ठीक है. और m मेरा कोफिशिएंट है और c मेरा इंटरसेप्ट होता है. वी ऑल नो दैट इट इज़ यूज टू फाइंड द ट्रेंड्स इन द डेटा. ठीक है. किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का पैटर्न चल रहा है डेटा के अंदर, इट इज़ यूज टू फाइंड दैट. इट हैज़ टू प्रिडिक्ट रियल एंड कंटिन्यूस वैल्यूज़. ठीक है. ये रियल और कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय परफॉर्मिंग द रिग्रेशन वी कैन कॉन्फिडेंटली डिटरमाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड हाउ ईच फैक्टर इज़ अफेक्टिंग द अदर फैक्टर्स. तो ये बेसिकली मेन बात यह है इसमें कि किस तरीके से हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप का और पैटर्न डिटरमाइन कर सकते हैं, और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. डेटा सेट को देख के हम ये देख सकते हैं कि जो लाइन के क्लोजली रिलेटेड हैं उन्हीं डेटा पॉइंट्स को हमने, आउटलायर्स को नहीं लें. आउटलायर्स को मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाइन से बहुत अलग चलते हैं, मतलब बहुत दूर जो पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स होते हैं, वो दोज आर द आउटलायर्स. तो उस चीज़ को भी हमें कंसिडर नहीं करना है. सो दीज आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ठीक है.
और किस तरीके से वो फैक्टर्स आपस में रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। फाइन। सो दिस इज़ द नीड। सो अगर इन 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 एन इंटरव्यू और इन एनी एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, अगर आप लोगों को पूछा जाता है वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, या वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन मशीन लर्निंग, तो आई थिंक बाय सीइंग दिस थिंग, by seeing this content, you are able to understand okay, why there is a need of regression analysis in machine learning. Fine. So let's move on to the next slide. So now we will see the simple linear regression. किस तरह से सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, वो सारी चीज़ें हम आगे कमिंग लेक्चर्स में, आगे कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिंपल लीनियर रिग्रेशन आई हैव कंसिडर्ड वन एग्जांपल. ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं एक्स और वाई. ठीक है, तो ये जो मेरा है ये मेरा बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है. इसीलिए मैंने इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया है और इसको वाई से रिप्रेजेंट किया है. तो मैंने एक छोटा सा एक डेटा सेट लिया है जिसमें मैंने एज ली है और सैलरी ली है. अब आप इसमें देख सकते हैं कि एज और जितनी एज ज़्यादा होगी उतनी सैलरी ज़्यादा होती है. ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होता है. सो ऑल दीज आर माई इनपुट वैल्यूज़. ठीक है, और जो मेरे टारगेट वेरिएबल होगा वो होगा सैलरी. तो मुझे क्या करना है कि जैसे ही मेरा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही मैं एज एंटर करूं किसी भी एम्प्लॉय की, तो वो मुझे क्या प्रेडिक्ट करके बताएगा, सैलरी. तो उस एम्प्लॉय की क्या सैलरी होनी चाहिए वो मेरे को पता करनी है. लेट सपोज के मान लो अगर मैं यहाँ पे 27 एंटर करता हूँ, सो व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ दैट 27 ईयर एम्प्लॉय, उसकी क्या सैलरी होगी. तो इसको करने के लिए क्या होगा कि सैलरी, अब मेरा सबसे पहली चीज़ के जो सैलरी होगा वो मेरा टारगेट वेरिएबल बन जाएगा, विच इज़ मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज वाई. और जो मेरा एज होगा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. फाइन. एंड उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं सप्लाई करूँगा एल्गोरिथम पे. ठीक है, एल्गोरिथम पे सप्लाई करने के बाद मैं मॉडल को डिफ़ाइन करूँगा. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एम फाइंड आउट करना है, मुझे इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. जैसे मुझे कोफिशिएंट मिल जाएगा मेरी लाइन इक्वेशन बन जाएगी, और मेरा जो रिग्रेशन लाइन होगी वो जो बेस्ट फिट होगी वो मेरे को मिल जाएगी. फाइन. सो हियर सैलरी इज़ नथिंग बट वाई, इट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और वी कैन से इट इज़ अ टारगेट वेरिएबल. एज इज़ माई एक्स. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और प्रेडिक्टर वेरिएबल. तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइन इक्वेशन, हम सब जानते हैं. और इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि b0 प्लस b1 प्लस x1. ठीक है, तो उसमें b0 जो होगा वो c होगा, और b0 और x0 जो होगा वो मेरा x तो जो होगा वो मेरा स्लोप होगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट, और b1 जो होगा वो मेरा होगा independent variable. So it is called a simple linear regression, which is also known as SLR. ठीक है. Now value of x are many data points based on which we train the model by giving the value of the salary. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो x हैं ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, अब हम उसको ट्रेन करेंगे मॉडल को बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ द सैलरी. तो अभी मेरे पास लेबर डेटा भी है, क्योंकि मेरे पास कुछ लेबर डेटा भी है. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पता है, मेरे को ऑलरेडी पता है कि लेबर डेटा है. सो इट शोज़ के क्या है, एक काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है. इट इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. तो हम यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक लेबर डेटा है. उस लेबर डेटा को मैं सप्लाई करूँगा मॉडल को, और मॉडल को मैं ट्रेन करूँगा एल्गोरिथम में सप्लाई करके, मॉडल को ट्रेन करूँगा और क्रिएट द रिग्रेशन लाइन विच इज़ द बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, किस तरीके से मेरे को लाइन क्रिएट करनी है, बेस्ट फिट लाइन होनी चाहिए. अब बेस्ट फिट लाइन का करने का क्राइटेरिया क्या है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि जो मेरा डेटा पॉइंट से उस लाइन पर डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए. मतलब उसको मैं एरर भी बोलता हूँ. ठीक है, रेजिडुअल एरर भी बोलता हूँ, वो अभी हम आगे कमिंग स्लाइड्स में वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो वी कैन प्रेडिक्ट द सैलरी बाय सप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द एज वेरिएबल. तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं. स्टूडेंट्स, आप मेरी जो फर्स्ट स्लाइड्स हैं उसको एक बार दोबारा देखिएगा. उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड द मशीन लर्निंग. ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को सप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को डिफ़ाइन करते हैं, उस मॉडल को डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल करेक्टली अप्लाई हो रही है, क्योंकि मेरे पास इनपुट वेरिएबल भी है, मेरे पास आउटपुट वेरिएबल भी है. अब मुझे क्या करना है, मॉडल को ट्रेंड करना है, जिससे कि मैं उसकी बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट मॉडल को निकाल सकूँ.
ठीक है। तो बेसिकली हम लोग उसमें क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट जो वैल्यूज़ हैं उसको सप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, और उससे हम क्या निकालते हैं, मॉडल को निकालते हैं जो कि बेस्ट फिट होगा उस डेटा पॉइंट्स को लेके। सो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू भी इसको समझाऊंगा मैं इन द कमिंग स्लाइड्स। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लाइन इक्वेशन इन द लीनियर रिग्रेशन। There are several notations used in the linear regression for line equation. Explanation of the line equation in terms of machine learning. अब मशीन लर्निंग के टर्म्स में इस लाइन इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं, y इज़ नथिंग बट द टारगेट वेरिएबल और द डिपेंडेंट वेरिएबल। m जो है वो मेरा स्लोप कहलाता है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की अगर बात करूँ मैं, मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूशन की बात करूँ। और अगर मैं मशीन लर्निंग इंट्यूशन की बात करूँगा तो वो कोफिशिएंट वैल्यू कहलाती है। एक्स इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर वो फीचर भी कहलाता है, और सी मेरा कहलाता है इंटरसेप्ट। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक और अलग अलग इक्वेशंस भी लिखी हैं जो सेम, जो बिल्कुल डिनोट करती हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको कहीं पर भी नोट्स में या वेबसाइट पर या बुक में आप जो भी आप रेफ़र कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इस तरह की इक्वेशन भी देखने को मिलेंगी तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको मिलता है वाई इज इक्वल टू बी ज़ीरो प्लस बी वन प्लस सॉरी वाई इज इक्वल टू बी ज़ीरो प्लस बी वन इंटू एक्स वन, इट इज़ सेम एज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो b0 है वो मेरा इंटरसेप्ट है विच इज़ नथिंग बट c। b1 मेरा इंडिपेंडेंट b1 मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यस, ठीक है। और x1 मेरा यहाँ पे स्लोप है। उसी तरीके से थीटा x इज इक्वल टू थीटा ज़ीरो प्लस थीटा 1x और थीटा 1x। तो थीटा ज़ीरो मेरा यहाँ पे इंटरसेप्ट और थीटा 1x जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और थीटा एक्स मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इक्वेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी कहलाती है। ठीक है। आपको एच से भी डिनोट किया हुआ मिलेगा, एच थीटा एक्स इज इक्वल टू थीटा ज़ीरो प्लस थीटा 1x। ठीक है। तो एक थीटा इज़ नथिंग, ये मैंने खाली इससे लिखा हुआ है, तो थीटा हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, थीटा एक्स इक्वल्स टू थीटा ज़ीरो प्लस थीटा 1x। तो इसी तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने स्पेलिंग में लिखा हुआ है। तो इट इज़ थीटा। तो इट इज़ ऑल्सो सेम एज लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अलावा एक और आपको इक्वेशन देखने को मिल सकती है, वो ये है। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं वाई आई इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बी वन इंटू एक्स आई प्लस, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है विच इज़ नथिंग बट द रैंडम एरर टर्म। ठीक है। अब ये रैंडम एरर कंपोनेंट क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को समझ लेते हैं। वही मैंने आपको बताया, इट इज़ नथिंग बट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो वो किस तरीके से पता चल रहा है, ये जो y है देखिए मेरा टारगेट वेरिएबल है, और दिस बीटा ज़ीरो इज़ नथिंग बट योर इंटरसेप्ट, और ये जो मेरा बीटा वन है इट इज़ अ स्लोप कोफिशिएंट। ठीक है। और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्लस दिस, ये जो रैंडम एरर है वो किस तरीके से और ऐड होगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इट इज़ नथिंग बट अ लीनियर कंपोनेंट विच इज़ नथिंग बट अ लाइन इक्वेशन। तो कई बुक्स में आपको इस तरीके से भी इक्वेशन दिखेगा, कई बुक्स में आपको जो ये पीछे मैंने दिखाया है इस तरीके से भी इक्वेशन दिखेगा। सो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, आप लोगों को पता होना चाहिए इट इज़ नथिंग बट द लाइन इक्वेशन। आपको सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ध्यान रखना है। तो जो भी आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं, और उससे आप पता कर सकते हैं कि ये किस किस कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्लोप को कई बुक्स में या कई नोट्स में आपको कोफिशिएंट वैल्यू भी सुनने को मिलेगा। कई वीडियोस आप देखेंगे, यूट्यूब में भी आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको कोफिशिएंट वैल्यू देखने को सुनने को मिलेगा। और जो मेरा x1 होगा वो आपको कई जगह रेस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, रेस्पॉन्स वेरिएबल फीचर्स भी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, या फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कई बार कई रिस्पेक्ट में उसको बोला जाएगा। उसी तरीके से जो मेरा y होगा उसको आपको कई बुक्स में, कई नोट्स में टारगेट वेरिएबल, मोस्टली इसे टारगेट वेरिएबल ही बोला जाता है, लेकिन कई बार आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको, टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो रैंडम एरर कंपोनेंट है इसको एप्सिलॉन या ई से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। ई से भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपका 25% काम हो जाएगा। एटलीस्ट आप लीनियर रिग्रेशन आराम से समझ सकेंगे। लीनियर रिग्रेशन की जितनी भी एल्गोज हैं, चाहे वो
सॉरी रिग्रेशन की जितनी भी एल्गोरिथम है, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, एसवीएम हो, या डिसीजन ट्री हो, रैंडम ट्री फॉरेस्ट हो, ठीक है, लासो हो, रिज हो, ये सारी की सारी एल्गोरिथम्स आप आराम से समझ सकेंगे। फाइन। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वाई एक्सेस लिया हुआ है। दिस इज़ माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज़ योर रिग्रेशन लाइन, दिस इज़ नथिंग बट योर रिग्रेशन लाइन। और ये जो ग्रीन में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दीज आर द डेटा पॉइंट्स। अब ये डेटा पॉइंट्स जो हैं, ये नथिंग बट योर वाई आई, ठीक है। वाई आई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरी क्या है, एक्चुअल रिस्पॉन्स है, एक्चुअल वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद जो ये लाइन के ऊपर जो रेड आपको दिख रहा है, ये जो रेड मार्क आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ द प्रेडिक्टिव वैल्यूज़, ठीक है। ये प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि फंक्शन किस तक का, एफ एक्स आई इक्वल्स टू बी ज़ीरो प्लस बी वन एक्स आई। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, बस उसको मैंने क्या कर दिया, उसको फंक्शन ऑफ एक्स आई बना दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, वाई आई बेसिकली है क्या चीज़, ये फंक्शन ऑफ एक्स आई ही है। तो ये जो आपको रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो लाइन के ऊपर दिख रहे हैं, ये आपकी क्या है, प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स है। उसके बाद एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, एफ एक्स इज इक्वल टू बी ज़ीरो प्लस बी वन एक्स। तो जो ये लाइन है, दिस इज़ नथिंग बट योर रिग्रेशन लाइन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। यही रिग्रेशन लाइन मेरा बेस्ट फिट मॉडल है, ठीक है। और जो रेजिडुअल्स हैं, तो रेजिडुअल्स इज़ नथिंग बट दिस डॉटेड लाइन। ये जो मैं आपको बात कर रहा था, चाहे वो आप एप्सिलॉन से बात करें या ई से बात करें, दीज आर द रेजिडुअल। ये रेजिडुअल क्या है, वाई आई माइनस एफ एक्स आई। तो वाई आई बेसिकली मेरा क्या है, वाई आई मेरा क्या है, जो मेरे एक्चुअल रिस्पॉन्स हैं वो हैं, और माइनस मेरी प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो अगर मैं जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि जो डिस्टेंस है एक्चुअल डेटा पॉइंट्स टू द रिग्रेशन लाइन, या फिर एक्चुअल डेटा पॉइंट्स टू द प्रिडिक्टिव रिस्पॉन्स ऑन द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रीन डॉट एंड द रेड डॉट। तो ये डॉटेड लाइन जो है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस ही मेरा क्या है, ये डिस्टेंस ही मेरा एरर है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा। ये जो इक्वेशन में हम लोगों ने ये एप्सिलॉन देखा, ये ई देखा, इट इज़ नथिंग बट दिस एरर। तो ये जितना एरर कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा मेरा मॉडल होगा। तो ये मैट्रिसेस भी कहलाती हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैट्रिसेस, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें एस एस ई होता है, सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एम एस ई होता है, ठीक है, मीन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी हम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि कितना एक्यूरेटली मेरा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट कर पाएगा वैल्यूज़ को। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि खाली डेटा सेट बनाने से, मेरे पास खाली, चाहे मेरे पास डेटा सेट हो, चाहे मैं मशीन लर्निंग मॉडल भी जानता हूँ, मैंने मशीन लर्निंग मॉडल भी बना लिया, मैंने रिग्रेशन लाइन भी बना ली। अब मान लीजिए वो रिग्रेशन लाइन यहाँ ना बन के वो इस तरीके से बन गई, तो अगर वो इस तरीके से बन जाएगी तो ये इतनी बेस्ट फिट नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉइंट्स कोई होगा तो यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है कि इस ई को, जो मेरा जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड द रिस्पॉन्स, द एक्चुअल रिस्पॉन्स एंड द प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्स, या एक्चुअल वैल्यूज़ माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यूज़, वो मेरा कम से कम होना चाहिए। अगर ये मेरा कम से कम होगा तो मेरा जो मॉडल होगा वो वैल्यू को सही प्रेडिक्ट कर पाएगा, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएगा, ठीक है। प्रेडिक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मशीन लर्निंग के अंदर, खाली प्रेडिक्शन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट भी होना चाहिए, और उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खाली प्रेडिक्शन करने से ही कुछ नहीं होने वाला। प्रेडिक्शन तो बहुत ईजी है, आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर देंगे और आपका काम हो गया। लेकिन क्या वो एक्यूरेटली दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो भी हमें जांचना बहुत ज़रूरी है। कहीं वो ओवर फिटेड तो नहीं हो गया, कहीं वो अंडर फिटेड तो नहीं हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था ओवर फिट कब होता है, जब ट्रेनिंग डेटा सेट तो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेकिन टेस्ट डेटा सेट हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, तो वो क्या होता है, ओवर फिट हो जाता है, ठीक है। ओवर फिट का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये ऐसे, तो ये क्या हो गई, मेरे ओवरफिट लाइन हो गई। मैं सब डेटा पॉइंट्स को बिल्कुल, जो मेरा डिस्टेंस जो था वो मिनिमम कर दिया, मैंने ज़ीरो ही कर दिया मान लीजिए। तो ये क्या होगा, ओवरफिटिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग में तो मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन जब मैं उनको टेस्ट डेटा सप्लाई करूँगा तब मेरे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे,
ठीक है, कहीं मेरा मॉडल अंडर फिट तो नहीं है। तो अंडर फिट में क्या होता है, ना तो ट्रेनिंग डेटा मेरा सही रिजल्ट देता है, ना ही मेरा टेस्ट डेटा सही रिजल्ट देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको अभी ये पता नहीं चल रहा होगा कि यार ये जो सर बोल रहे हैं होगा कैसे। तो मैं ये सब आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बताऊंगा स्टूडेंट्स, व्हेन विल डीलिंग विद द मशीन लर्निंग लैब। मशीन लर्निंग लैब को करने के लिए मुझे पाइथन को थोड़ा सा, मतलब मेरे को पाइथन को आपको पूरा सिखाना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। इसलिए मैं अभी लैब नहीं ले रहा हूँ मशीन लर्निंग की। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट और मैथमेटिकल पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट यू कैन हैव एन आइडिया कि ये क्या होता है बेसिकली। फिर मशीन लर्निंग के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी पाइथन लैंग्वेज के अंदर मैथमेटिकल जो हमारे एक्सप्लेनेशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन कंटेन्स लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा नाम पांडास और नमपाई का, ठीक है। पांडास और नमपाई बेसिकली डेटा साइंस की लाइब्रेरी होती हैं। इन्हीं डेटा या एस्केलर्न, ठीक है, एस्केलर्न बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। तो एस्केलर्न और पांडास और नमपाई को हम यूज़ करते हुए डायरेक्ट इसकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करेंगे और डायरेक्ट इनके फंक्शंस को यूज़ करेंगे। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट। लेकिन हाँ, एज़ फार एज़ योर थ्योरेटिकल पार्ट इज़ कंसर्न, योर सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई कवर इट थ्रू थ्योरेटिकल पार्ट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट स्टूडेंट्स डोंट वरी, बहुत ही ईजी होता है। मैं आपको इस सारी मेट्रिसेस से किस तरीके से हमारा जो ओवर फिट हो रहा है मॉडल, किस तरीके से अंडर फिट हो रहा है या किस तरीके से बेस्ट फिट हो रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, थ्रू लैब सेशंस में आप लोगों को समझाऊंगा। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप सिर्फ बेसिक इसका पार्ट, इसका मैथमेटिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट समझें। फाइन। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से काम करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजीज़ की, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया था आपको रिग्रेशन लाइन, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये लास्ट स्लाइड में देखा है, दिस इज़ अ एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन जो कि कंटिन्यूस लाइन है। इट इज़ नथिंग बट माई मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है, जो मेरा वाया है, वो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है। ये आप देख रहे हैं जो ग्रीन डॉट है, ये बेसिकली मेरे एक्चुअल पॉइंट्स हैं। फाइन। प्रेडिक्टिव रिस्पांस जो आपको स्क्वायर में रेड पॉइंट्स जो दिख रहे हैं लाइन के ऊपर, ये मेरे प्रेडिक्टिव रिस्पांस हैं। इनको एक्चुअल रिस्पांस, एक्चुअल डेटा, कुछ एक्चुअल डेटा या एक्चुअल रिस्पांस जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। रिस्पांस या डेटा बात, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। और जो मेरा प्रेडिक्टिव रिस्पांस है उसको मैंने फंक्शन ऑफ एक्स आई से डिनोट किया हुआ है, जो लिखा हुआ है B0 प्लस BX XI, ठीक है। तो वो बिल्कुल लाइन इक्वेशन की तरह ही है, y = mx + c। उसके बाद एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज़ fx = B0, जो मेरी हम लोगों ने जो प्रेडिक्टिव वैल्यू बनाई है वो बनाई है मैंने B0 प्लस B1x, ठीक है। वो भी बिल्कुल लाइन इक्वेशन की तरह है। तो प्रेडिक्टिव रिस्पांस किस तरीके से है और हमने फिर किस तरीके से एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन बनाई है। दिस एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इज़ नथिंग बट योर मशीन लर्निंग मॉडल। उसके बाद मैंने रेजिडुअल बनाया yi - fxi, विच इज़ नथिंग बट योर एक्चुअल वैल्यू माइनस योर प्रेडिक्टिव वैल्यूज़। फाइन। रेजिडुअल्स आर नथिंग बट द एक्चुअल वैल्यू और आउटपुट माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू और द आउटपुट। फाइन। रेजिडुअल्स आर नथिंग बट योर एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू, आप ये ध्यान रखें। व्हेन वी टेक द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ द वैल्यूज़ वी कैन गेट एन एरर। तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका सम करेंगे तो हम क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, तो जब मैं मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेटा पॉइंट्स हैं, 7 डेटा पॉइंट्स हैं, और ये इन सब के डिस्टेंसेज हैं। दिस इज़ लेट सपोज अगर मैं इसको E1 से डिनोट करूँ, ठीक है, इसको मैं E2 से डिनोट करूँ, इसको E3 से डिनोट करूँ, इसको E4 से डिनोट करूँ, इसको E5 से डिनोट करूँ, और इसको E6 से लेट सपोज मैं डिनोट करता हूँ। तो जब मैं ये जो फार्मूला इसको देखूँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पे E1 स्क्वायर, फाइन, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर टिल E6 स्क्वायर। तो जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, इन सब एरर के डिस्टेंसेस को प्लस कर दूंगा, तो दैट विल कम एज अ सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर विच इज़ नथिंग बट योर SSE। तो जो मेरा SSE हो रहा है, ठीक है, जो मेरा SSE है वो मेरा मिनिमल होना चाहिए। अगर वो मिनिमल होगा
ठीक है, देखिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो अगर वो मिनिमम होगा तो मेरा जो मॉडल है वो बेस्ट फिट मॉडल है और मेरे को बहुत सही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देगा। ट्रेनिंग में भी होना चाहिए, टेस्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये मिनिमम नहीं है या कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा है तो मेरा जो वैल्यूज़, जो मेरा मॉडल है वो प्रेडिक्टिव वैल्यूज़, जो प्रेडिक्शन है उसकी जो एक्यूरेसी है प्रेडिक्शन वैल्यूज़ की, वो सही नहीं है। मान लीजिए, अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। फिर से हम अपने पुराने एग्जांपल पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 ईयर्स का मेरे को प्रेडिक्ट करना है, तो 24 का मैंने इसको बताया 3600 सैलरी है, 29 का मैंने 40,000 सैलरी बताया। तो जब मैं यहाँ पे 27, लेट सपोज के मैं यहाँ पे 27 ईयर उसको अगर मैं करता हूँ तो नियर अबाउट मान लीजिए वो 37,000 वो उसको प्रेडिक्ट करता है, 37 के उसकी प्रेडिक्ट करता है। तो मुझे ये देखना है कि वो एक्यूरेटली दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, अगर वो बिल्कुल उसका जो मिनिमम डिस्टेंस, जो उसका जो जो रेजिडुअल एरर जो है, जो उसका डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड द प्रेडिक्टिव वैल्यूज़, अगर वो मिनिमम है तो वो बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन है कि हम लोग इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग द स्क्वायर ऑफ दीज एरर्स। तो आप लोगों को ये देखना है, आप देखिए नेट पे सर्च करिए और आप लोगों को मुझे ये बताना है कि जो मैंने एरर लिए हैं ये इनको मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ। फाइन। और जब मैं इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, मतलब जब मैं इनको स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएंगे, और डिवाइडेड बाय n कर दूंगा तो यहाँ पे इस केस में मेरे कितने हैं, ये ई यहाँ पे 6 हैं तो डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरा बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। SSE एंड RSME गिव्स द गुडनेस टू द मॉडल, ठीक है। SSE और RSME जो होते हैं ये गुडनेस बताते हैं, गुडनेस मतलब एक्यूरेसी बताते हैं किसी भी मॉडल की, कितना एक्यूरेटली वो रिज़ल्ट देगा। ये जितना मिनिमम होगा, ये जितना कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जितना कम होगा उतना मेरे को सही रहेगा। सो दिस इज़ आर नथिंग बट योर रिग्रेशन एनालिसिस मैट्रिसेस। इसके रिलेटेड भी, इससे रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कई जगह कई क्वेश्चंस में या कई इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रिग्रेशन एनालिसिस मैट्रिसेस। ऐसे ही हर मॉडल की, हर एल्गोरिथम्स की मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। मैट्रिसेस आर नथिंग बट इट विल टेल यू कि हाउ एक्यूरेटली इज़ योर मॉडल इज़, ठीक है, कितनी एक्यूरेटली आपका मॉडल वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। और वो कब कर पाएगा, जब उसके डेटा पॉइंट्स, मतलब जब उसके एक्चुअल डेटा पॉइंट्स या एक्चुअल रिस्पॉन्सेज और जो उसके प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम होगा, तभी वो सही तरीके से बता पाएगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन and the matrices which we have used. So there are two types of matrices. एक होती है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स के अंदर हम लोग जितने भी एरर्स होते हैं उनको स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, और जब हम उसका रूट ले लेंगे और उसके बाद हम उसको डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो वो बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि हम स्क्वायर क्यों करते हैं, ठीक है, वाई वी आर डूइंग द स्क्वायर्स ऑफ एरर। सो आई होप के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बाय दिस। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। अभी आप लोगों ने देखा था कि हमने दो टाइप्स के यहाँ पे वेरिएबल्स देखे थे, एज और सैलरी, जिसमें एज जो था वो तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और सैलरी जो था वो मेरा टारगेट वेरिएबल था। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एक और वेरिएबल जोड़ दिया जो है मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन जो बन के आएगी वो इस तरीके से बन के आएगी, m1x1 प्लस m2x2 प्लस c। तो m1 अगर मेरा 3 होगा और m2 मेरा अगर 5 होगा, तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी समझाऊंगा, जो कि मल्टी कोर लीनियरिटी बताएगा, जो मैंने आपको जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था रिग्रेशन एनालिसिस का उसमें काम में आएगा। वी कैन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स विच इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ m1 कीपिंग ऑल द अदर वैल्यूज़ कांस्टेंट। तो जब कॉफिशिएंट वैल्यू, m इज़ नथिंग बट माई कॉफिशिएंट वैल्यू, तो जब मैं कॉफिशिएंट वैल्यू का जब इम्पैक्ट देखता हूँ आई पर, y पर, मतलब टारगेट रिस्पॉन्स पे, टारगेट जो मेरे वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर किस तरीके का वो उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, बाय कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो बाकी के जो मेरे वेरिएबल्स होंगे, मतलब m2 और x2, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट मानूंगा, फिक्स मानूंगा। तो जब मैं इनको कांस्टेंट मानते हुए
M1 और X1 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे टारगेट वेरिएबल पर जब मैं इसको इम्पैक्ट को एनालिसिस करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब सिंगल पॉइंट, मतलब सिंगल M1 X1 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, M2 X2 का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानना ही बहुत ज़रूरी होता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। अगर किसी भी तरीके से X1 और X2 आपस में को रिलेटेड हो गए तो मेरा सारा का सारा मॉडल ख़राब हो जाएगा और जो मेरे प्रेडिक्टिव रिस्पॉन्सेज आने लग जाएंगे वो गलत आएंगे। मतलब जो मेरा टारगेट वेरिएबल होगा, जो मेरी प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ होंगी वो बिल्कुल गलत आएंगी। एंड दैट इज़ द मल्टी कोलिनियरिटी, जो मैं आपको आगे डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है जब हम टू वेरिएबल्स को काम में लेते हैं। यही सेम स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसी स्लाइड से हम चालू करेंगे और उसके बाद हम लोग नई एल्गोरिथम देखेंगे विच इज़ नथिंग बट योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ बेस्ड अपॉन द कैटेगोरिकल वैल्यूज़। ठीक है, ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, वो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। थैंक यू।